हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग हिंदी के टॉप 30 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। जो टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं और काफ़ी अच्छे और चुनिंदे प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक देखिएगा और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न मुहावरा है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना है। कपटी मित्र किसे बोलेंगे? दांत की रोटी, यहां पे देखेगा दांत की रोटी को कपटी मित्र बोलते हैं कि आस्तीन का सांप जो होता है उसको बोलते हैं दोस्तों, कि अक्ल की दुम और आबनूस का कुंदा। प्रत्येक ऑप्शन को 1 बाय 1 करके देखेंगे और मुहावरा हर साल बनता है। सिलेबस पर आपके सिलेबस में मुहावरा टॉपिक है। तो आपको बता दें कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा। कपटी मित्र दांत की रोटी, याद रखेंगे दांत काटी रोटी नहीं होगा। आपको बता दें दांत काटी रोटी का मतलब होता है एकजुटता से संबंधित है, कि मतलब एक ही रोटी को दोनों लोग काट काट के खा रहे हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कपटी मित्र ऐसा तो होता नहीं है। आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, अक्ल का मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है दोस्तों? बुद्धि होता है। और बुद्धि की दुम, दुम का मतलब होता है पोछ। तो बुद्धि की पोछ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। दांत की रोटी बिल्कुल नहीं होगा, आबनूस का कुंदा भी नहीं होगा। याद रखेंगे कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें जो साथ रहकर धोखा देना उसी को बोलते हैं आस्तीन का सांप। याद रखेंगे कपटी मित्र के लिए यही आपका सही हो जाएगा। कपटी मित्र क्या होता है? कपटी मित्र आपके पास ही रहता है और आपको धोखा देता है। तो उसी तरह आस्तीन का सांप उसको बोलते हैं जो पास रह के आपको धोखा दे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है। जो अपने इंद्रियों को जीत ले, मतलब इसको याद रखिएगा, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जितेंद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जितेंद्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे हम लोग जितेंद्री बोलते हैं, या इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे हम 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 3 नंबर प्रश्न आपका संधि विच्छेद से प्रैक्टिस सेट का यह प्रश्न है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, यही आपको बताना है। सर्वप्रथम इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये टूटेगा किसमें दोस्तों? पोधन के अन्न में। किसमें टूटेगा? यहां पे याद रखेंगे किसमें टूटेगा? पोधन के अन्न में टूटेगा। ये बात को याद रखेंगे। यही होता है पवन का संधि विच्छेद। और आपको मैं बता दूं यहां पे याद रखेंगे, यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका ओ मिलेगा और यहां पे आपका क्या मिलेगा? अ मिलेगा। और ओ धन के अ ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों? अ में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी से आपका निर्माण होता है पवन का। और पवन में कौन सी संधि है आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा इसमें आपकी अयादी संधि है। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे आपका अयादी संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो धन के अन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। जब पुनर्जन्म का आप संधि विच्छेद करिएगा प्यारे तो यह क्या होगा? ये होगा आपका पुनः और धन के दोस्तों जन्म में टूटेगा। और मैं आपको बता दूं कभी भी संधि विच्छेद करते समय आपका विसर्ग आ जाए, याद रखेंगे ये आपके हिंदी वर्णमाला में आते हैं विसर्ग, और जब विसर्ग आ जाए तो आप तुरंत कहिएगा कि इसमें क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि है। क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका विसर्ग संधि होगा और इसका संधि विच्छेद पुनः धन के जन्म होगा। और आपको मैं बता दूं जहां कहीं भी आपके विसर्ग आ जाए, इनका जो याद रखेंगे इनका हम किस रूप में परिवर्तन देखते हैं? तो इसका हम परिवर्तन र में देखते हैं। किसमें दोस्तों? याद रखेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, विसर्ग को हम र के भाव में निकालते हैं, या विसर्ग जहां होते हैं वहां उच्चारण हम र से करते हैं। तो यही आपका पुनर्जन्म हो जाता है। विसर्ग संधि है और पुनः धन के जन्म में टूटेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जो आपकी इत्यादि है ना, जब इसको आप संधि विच्छेद करिएगा तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा प्यारे आपका इति धन के आदि में। किस में प्यारे टूटेगा? इति धन के आदि में टूटेगा। आप इसको याद रखेंगे। और इति से यहाँ से छोटी ई मिलता है और यहाँ से आपका क्या मिलता है दोस्तों? आ मिलता है। तो ई धन आ बराबर दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो याद रखेंगे आपको मैं बता दूं यड़ संधि के रूल के अनुसार
यार ए आपके या में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह आपका इसमें क्या हो जाता है, यड़ संधि हो जाती है। क्या कौन सी संधि होती है दोस्तों, यड़ संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे हम कुछ और भी टॉपिक को कवर करते हैं। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। नाक रगड़ना जो मुहावरा होता है ना, याद रखेंगे, नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या होगा, नाक में चोट लगना, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। चापलूसी, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना आप लोग देखते हैं ना कि इसको हम जब ऐसे चीजों पर लिखते हैं तो वाक्य का प्रयोग करते हैं तो ये मिलता है कि जब कोई व्यक्ति मजबूरी या विनती करता है या मजबूरी में रहता है तब इस मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं कि नाक रगड़ना, ठीक ना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक ना। तो ये नाक रगड़ने का मतलब क्या होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं कि उन्मूलन का विलोम क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो उन्मूलन का विलोम क्या होता है, उत्थान होता है कि उत्कर्ष होता है कि रोपण होता है कि अवनति होता है, क्या होता है आपको बता दूं। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, क्या होता है दोस्तों, जड़ से उखाड़ना। और रोपण का अर्थ होता है लगाना। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट होना, हानि के भाव में इसको लेते हैं दोस्तों। और याद रखेंगे रोपण जो होता है पुनः उसको उगाना के भाव में लेते हैं। तो उन्मूलन का क्या होगा, तो याद रखेंगे रोपण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, ये आपको बताना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये चीजें पूछ ली जाती है, तो मैंने सोचा इस प्रश्न को भी आपके सामने लेकर आऊं। तो याद रखेंगे महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। और उसी तरह आपको एक बात और बता दें, रामचंद्र शुक्ल ने इसे बिरगाथा काल कहा। याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को क्या कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा। क्या कहा दोस्तों, तो याद रखेंगे वीरगाथा काल कहा था। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना दोस्तों, तो आपसे एक छोटा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो याद रखेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न एक आ रहा है दोस्तों, अति सुदो बेह को मारंग है, किसकी पक्ति है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे अति सुदो सने को मारंग है, यह जो पक्ति है ना दोस्तों, याद रखेंगे यह पक्ति आपकी घनानंद जी की है। घनानंद जी जो थे वह रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। तो याद रखेंगे किनकी है दोस्तों, तो ये घनानंद जी की पक्ति है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर की बात करते हैं। कालिंदी का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो जो कालिंदी है ना, कालिंदी याद रखेंगे सरस्वती का प्रवाची है कि लक्ष्मी का कि गंगा का कि यमुना का, आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं, जो कालिंदी है ना, यमुना को सूर्यपुत्री और कालिंदी भी कहा जाता है, बात को याद रखेंगे। यमुना को क्या बोला जाता है, यमुना को सूर्यपुत्री के नाम से भी, और याद रखेंगे कालिंदी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो किसका होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न एक आ रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक के बारे में कहा है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की। तो याद रखेंगे बाबू श्याम सुंदर दास को बोलते हैं। किनको दोस्तों, बाबू श्याम सुंदर दास जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनकी आत्मकथा क्या थी दोस्तों, याद रखेंगे उनकी आत्मकथा का नाम था मेरी आत्मा कहानी। याद रखेंगे मेरी आत्म कहानी, आत्मा कहानी नहीं, मेरी आत्म कहानी, ये बात को याद रखेंगे। इनकी जो क्या नाम है दोस्तों, आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी किनकी है दोस्तों, तो ये बाबू श्याम सुंदर दास की है। और यही आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। आपको देखेगा सर्वप्रथम जब भी मुहावरा पूछे तो उसके औपचारिक अर्थ की तरफ आप डिनोट करेगा। आप जाइएगा कि इसके औपचारिक अर्थ क्या होंगे। कार्य के प्रारंभ, जैसे कोई कार्य आप स्टार्ट कर रहे हो और उसके प्रारंभ में ही विघ्न पड़ जाए, विघ्न का मतलब रुकावट पड़ जाना, तो आप इस मुहावरे का अर्थ क्या निकालेंगे। सिर मारना होगा कि सिर पर सेहरा बांध लेना होगा, कि आपका सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना होगा, कि सिर पर शैतान सवार होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस मुहावरे को एक जगह नहीं बहुत जगह पढ़ा हूं दोस्तों। तो आपको बता दें, कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना, इसका मतलब होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाने का मतलब कि जो आपके सर पर बाल है ना, इसको छिलवाना, याद रखेंगे। और जैसे आप सर के बाल को छिलवाए वैसे ओले पड़ गए, ठंडे पड़ना स्टार्ट हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। 13 नंबर प्रश्न एक आ रहा है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, यही आपको बताना होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। किनको कहा जाता है? तो कवियों का कवि। याद रखेंगे, आपको बता दें शमशेर बहादुर सिंह को क्या बोला जाता है दोस्तों? कवियों का कवि कहा जाता है। उनकी विशिष्ट काव्य शैली के कारण उन्हें ये उपाधि दी गई थी। किनको दोस्तों? शमशेर बहादुर सिंह को। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विशिष्ट काव्य शैली के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? आपको मैं बता दूं कि यह पंक्ति है दोस्तों, ये कबीरदास की है, जो निर्गुण राम की व्याख्या करते हैं। किनकी है दोस्तों? कबीरदास की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हिंदी का पहला पत्र कौन है। याद रखेंगे हिंदी का जो पहला पत्र है ना 1826 में प्रकाशित हुआ था। कहां से दोस्तों? कोलकाता से। याद रखेंगे 1826 में प्रकाशित हुआ था कोलकाता से, और इस पत्र का नाम क्या है दोस्तों? उदंत मार्दंड। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? याद रखेंगे चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बिल्कुल चर्चाओं में रहता है, बहुत बार ये प्रश्न बना है, एक बार नहीं बहुत बार, बिल्कुल चर्चाओं में रहता है, और ये एक प्रभावशाली निबंध संग्रह उनमें से एक है। और किनका है दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। किनका दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बता दें, चलिए आप डेट भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि किन्होंने की थी। तो याद रखेंगे, तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 1893 में। कब दोस्तों? 1893 में। किनके द्वारा की गई थी? तो बाबू श्यामदास और उनके साथियों के द्वारा। याद रखेंगे किनके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो बाबू श्यामदास। याद रखिएगा श्यामदास एवं उनके साथी जो थे उनके द्वारा यह काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे देखते हैं प्रेम सागर किसकी रचना है, ये आपको बताना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो यह खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक महत्वपूर्ण रचना है, खड़ी बोली में की गई है। तो प्रेम सागर किसकी है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा मुंशी सदा सुखलाल की है, सदल मिश्र की है, लल्लू लाल जी की है, कि राम प्रसाद निरंजनी जी की है। किनकी है दोस्तों? तो आपको बता दें लल्लू लाल जी की रचना है। याद रखेंगे प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने प्रश्न हैं काफी अच्छे और चुनिंदे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को आप पढ़िएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न बने हैं। और याद रखेंगे और कंपटीशन के एग्जाम में हिंदी से ये प्रश्न या हिंदी गद्य से ये प्रश्न बहुत ज्यादा बन रहे हैं, चर्चाओं में रह रहे हैं। तो आपके सामने इस प्रश्नों को लेकर आए हैं क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा अंक स्कोर कराएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। याद रखेंगे भेद होते हैं, ये आपका भेद है और ये दोस्तों याद रखेगा संज्ञा है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। आपको याद रखिएगा संज्ञा यहाँ पे आप 5 नहीं बताइएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर कहा है दोस्तों, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं प्यारे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन? तो आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। याद रखिएगा आपका रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो हिंदी के शब्दों का जो आप लिंग का निर्धारण करते हैं, जो जेंडर का आप पहचान करते हैं दोस्तों, वह किसके आधार पर होता है? प्रत्यय जो होता है इसके आधार पर होता है दोस्तों, कि आपका यहाँ पे संज्ञा के आधार पर होता है, कि क्रिया के, कि सर्वनाम के, किसके आधार पर? तो हिंदी शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है प्यारे, वह क्रिया के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं राम जाता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जैसे देखिए कि राम जाता है, ये पहला आप लोगों को सेंटेंस लिखा। सेकंड नंबर लिख रहा हूं कि सीता जाती है। याद रखेगा सीता जाती है, सीता जाती है। तो याद रखेंगे, आपको मैं बता दूं कैसे आप पहचान कर। राम जाता है तो क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है, और सीता जाती है तो क्या? स्त्रीलिंग है। किसके आधार पर हो रहा है? क्रिया, जाना। यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाती है, तो जाति किसके लिए होगा? स्त्रीलिंग के लिए होगा। और याद रखेंगे, और जाता किसके लिए होगा? तो पुल्लिंग के लिए होगा। तो किससे पहचान करते हैं? तो याद रखेंगे लिंग का निर्धारण हम क्रिया के आधार पर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं आपको बता दें। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं और हिंदी में जो कारक होते हैं दोस्तों वह आपके 8 भेद होते हैं। और आप लोग संस्कृत में बताइएगा संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। हिंदी में वचन जो होते हैं दोस्तों वह कितने होते हैं, तो हिंदी में वचन आपके 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। और संस्कृत में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो कारक के कितने भेद हो गए दोस्तों, यहाँ पे आपके 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक को आप जानते भी हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। ये पूरे 8 प्रकार के कारक होते हैं। इनकी विभक्ति चिन्ह होती है और विभक्ति से हम कारक की पहचान करते हैं। सबको आपको याद भी करना होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। जो घ है याद रखेंगे क वर्ग का समूह है। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, और जो आप लोगों को पता है ना कि जो एक घ है ना एक क वर्ग का समूह है। कौन वर्ग का दोस्तों, क वर्ग का समूह है। क हो गया आपका, ख हो गया आपका, ग हो गया आपका, घ हो गया आपका, अंग हो गया। ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, इसका सभी उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है। क्या से होता है दोस्तों, कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बनता है, इनको संयुक्त वर्ण बोलते हैं। संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। ये आपका क्षत्रिय हो गया, ये आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया, ये आपका श्र हो गया। ये आपके क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके होते हैं संयुक्त वर्ण। और आपको बता दें जो ये क्षत्रिय है दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका क्षत्रिय है ना ये आधा क से और याद रखेंगे ये पूरा स से मिलकर बनता है, इस वाले स से। और याद रखेंगे आपको बताना है तो इसका जो उच्चारण स्थान, इसका जो रूप होगा किसके योग से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपके बनते हैं। जो त्र है ना याद रखेंगे आधा तो और पूरा रस्सी वाला र से मिलकर बनता है। जो आज्ञा है ना याद रखेंगे ये किससे मिलकर बनता है, तो आधा ज और याद रखेंगे पूरा यहाँ से मिलकर बनता है। जो स्र है ना याद रखेंगे बड़े वाले स, आधा स और रस्सी वाला र से मिलकर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर बार आपके यूपी टेट में 1-2 साल के आधार पर बनते रहते हैं, तो इसलिए आप इसको कवर करिएगा। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है अस्पृश्यता की। कैसे हम लिखते हैं अस्पृश्यता, ये आप लोग याद करिएगा और बताइएगा हमको। देखिएगा ये जो लिखा जाता है ना याद रखेंगे वह ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन की तरफ न जाकर केवल हम लिखें तो हम लोग सही चीज़ों को लिख पाते हैं। जैसे देखिएगा अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे अशास्त्रता लिखा है, ये नहीं होगा। अस्पृश्यता ऐसे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी आपको शुद्ध वर्तनी पहचान करनी हो ना, आप सबसे पहले अपने मन से लिखिएगा। जैसे देखिएगा कवि का स्त्रीलिंग आप लोग जानते हैं कवित्री होता है। अब इसमें बड़ी छोटी, बड़ा छोटा, वो ऐसे चीज़ों को जो आपके वर्ण होते हैं ना इनकी हम गलती कर देते हैं। तो ये आपको पता है ना कि कवित्री होता है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा आज तक की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला स्त्रीलिंग की पहचान है दोस्तों, याद रखेंगे, या शुद्ध वर्तनी की पहचान। शुद्ध वर्तनी जो कवित्री, उज्ज्वल और अस्पृश्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ना उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, यदि इसमें 2 आधा जो होते हैं वल होता है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में रहता है। लेकिन यहाँ पे आप बताइएगा कवित्री कैसे लिखते हैं, ये आपको बताना। तो याद रखेंगे कवित्री होता है, इसमें आगे से होता है और फिर त्र पर पीछे से होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तरड़ी का परवर्ती शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे तरड़ी सूर्य का परवर्ती शब्द है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिएगा जो आप लोग बहुत सी चीजों को याद रखेगा, तरड़ी किसका परवर्ती शब्द है, तो सूर्य का है। नाम, युवती और नदी का नहीं होगा। तरड़ी सूर्य का परवर्ती शब्द है। जबकि याद रखेंगे जब तरड़ी में याद रखेंगे पीछे से जब हम मात्रा को लगाएंगे तो ये नाव का हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ये तरड़ी अगर ऐसे कहे दोस्तों तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, तो ये नाव का परवर्ती शब्द हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर की बात करते हैं। मीन का परवर्ती शब्द है, याद रखेंगे मीन का मतलब मत्स्य होता है। याद रखेंगे मछली का जो परवर्ती शब्द होता है उसको मीन बोलते हैं या मत्स्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मीन यानी क्या होता है, मछली होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 28 नंबर की बात करें। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यही आपको बताना है। भिन्न अर्थ वाला जो शब्द क्या होगा यही आपको बताना है। याद रखेंगे आत्मंजा, यहाँ पे दिखेगा नंदिनी और यहाँ पे दिखेगा भार्या, यहाँ पे दिखेगा कन्या। आपको बता दें कन्या, भार्या, नंदिनी, आत्मजा सब स्त्रीलिंग के रूप होते हैं या स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। पहली बात तो ये देख लीजिए, स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले को हमको बताना है। तो याद रखिएगा जो आपका यहाँ पे आत्मजा होता है, जो आपका नंदिनी होता है और आपका जो कन्या होता है,
तीनों चीज को आप लोग देखिएगा। जो आपका आत्मजा हो गया, नंदिनी हो गया और जो कान्या हो गया, ये सभी तीनों किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ये पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? पुत्री के लिए। लेकिन यहाँ पे जो भार्या आप लोग शब्द देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, याद रखेंगे, जो भार्या होता है ना, इसका शब्द का प्रयोग हम लोग पत्नी के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और जो आपका ए, बी और डी ये पुत्री के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये सेम है, लेकिन जो सी है वो भिन्न है। यही आपको बताना था। चलिए आगे देखते हैं। अनुपम का परिवर्ती शब्द है, क्या है आपको यही बताना है। अनुपम का परिवर्ती शब्द, अनुपम मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर्गीय बोलेंगे कि लौकिक बोलेंगे कि पार्थिव बोलेंगे कि आपका स्वर्गीय कि आपका अद्वितीय बोलेंगे। अनुपम का मतलब होता है कि याद रखेंगे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसको हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम 30 नंबर की बात करेंगे प्यारे। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कान का कच्चा होना का अर्थ क्या होता है? मुहावरा है कान का कच्चा होना, मतलब कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास कर लेना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। कान का कच्चा होना का मतलब कान का कमजोर होना नहीं होता है दोस्तों, याद रखेंगे। कान का कच्चा होने का मतलब ये होता है ना कि बिना जांच पड़ताल के किसी की कही गई बात मान लेना, और यही होता है। याद रखिएगा। तो सुनी बात पर विश्वास कर लेना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में 30 प्रश्नों की श्रृंखला को आपने देखा। आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी दोस्तों? तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए।